उद्धव ठाकरे गुट का नया नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा और चुनाव चिन्ह मशाल होगा। वहीं शिंदे गुट की पार्टी का नाम बाला साहेब जी शिवसेना होगा। निशान के लिए शिंदे गुट से चुनाव आयोग ने 3 विकल्प मांगे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी के नाम और सिंबल को फ्रीज करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील की गई है। उद्धव गुट की याचिका के खिलाफ शिंदे गुट ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भरूच में अर्बन नक्सल पर जमकर वार किया। आमोद की रैली में उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल नए रूप में गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज भी गुजरात को कई तोहफे दिए, जिसमें अहमदाबाद में एजुकेशनल कैंपस भी शामिल है। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने आपत्तिजनक बयान को लेकर भी सियासत फुल स्पीड में है। बीजेपी ने गोपाल इटालिया के बयान को लेकर केजरीवाल को घेरा तो गोपाल इटालिया ने बयान पर सफाई दी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि गोपाल इटालिया पाटीदार हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में हिंसा के बाद जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं ने सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में राजभवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात की। इस बीच बीजेपी नेताओं ने मोमिनपुर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया। उधर सुवेंदु अधिकारी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की। दरअसल मोमिनपुर इलाके में बीती रात 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों और दुकानों को तोड़ा गया। इसके बाद पूरे इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। लालू यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में पार्टी के खुले अधिवेशन में लालू के अध्यक्ष बनने की घोषणा उदय नारायण चौधरी ने की। अधिवेशन में लालू यादव ने आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि देश का संविधान खत्म हो रहा है। आरएसएस के एजेंडे को देश में लागू किया जा रहा है। देश में तानाशाही वाले हालात हैं, हमें एकजुट रहना है। लालू ने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एसके कौल और जस्टिस अभय की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ये कोर्ट का काम है? ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिन पर हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका एनजीओ गोवंश सेवा सदन ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखा गया है। शाम के करीब 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। महाकाल के आंगन को 8,596 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल का पूरा एरिया 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर पर चलते हुए भक्त महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से बैन हटाने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। कल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। खुफिया सूचना के बाद रविवार को शाम से ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर सुबह तक जवानों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस को कई आतंकी घटनाओं में दोनों की तलाश थी। मुठभेड़ की जगह से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। ऑपरेशन के दौरान 2 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। दिल्ली समेत देश के 17 राज्य बारिश की गिरफ्त में हैं। यूपी और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों की मौत की खबर भी आई है।
कानपुर में बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ की चादर में ढका है। आज हम उस सियासत के उस पहलवान की बात करेंगे, उस पहलवान की राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद मुलायम सिंह यादव शायद दूसरे ऐसे नेता हैं हमारे देश में जिन्हें नेताजी कहा जाता है। राजनीति में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, दिल जीतना भी बहुत जरूरी है और मुलायम सिंह ऐसे ही नेता थे। मुलायम सिंह ने चुनाव और दिल जीतकर एक सामाजिक क्रांति की। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि राजनीति को हमारे देश में लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चुनाव जीतने का ही काम है। चुनाव जीतना, सरकार बनाना या सरकारों को गिराना यह अलग बात है। इसके साथ आपको मन भी जीतना चाहिए और राजनीति में आने के बाद आपने समाज में कितना बदलाव किया या आप समाज पर कितना प्रभाव छोड़ पाए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मुलायम सिंह आज नहीं रहे, आपने अब तक उनके बारे में तमाम खबरें देख ली होंगी, सुन ली होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए मुलायम सिंह के बारे में एक बहुत ही स्पेशल विश्लेषण करेंगे। वो आपके लिए भी होगा, हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए होगा जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए होगा जो मुलायम सिंह के फैन हैं, ऐसे भी लोगों के लिए होगा जो मुलायम सिंह की बातों से अग्री नहीं करते थे, यानी उनसे सहमत नहीं थे। और आज का यह विश्लेषण आज के नेताओं को भी जरूर देखना चाहिए कि आप मुलायम सिंह की राजनीति से क्या सीख सकते हैं। मुलायम सिंह का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में सैफई में है और आज सैफई उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित गांव है। वहां चमचमाती हुई सड़कें हैं, हेलीपैड है, स्कूल है, अस्पताल है, स्टेडियम है। राज्य में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहां सैफई महोत्सव करवाया जाता है। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था उस वक्त सैफई सबसे बदहाल गांवों में से एक था। मुलायम सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार से आते थे। 1960 के दशक में जब मुलायम सिंह सैफई से इटावा पढ़ने के लिए जाते थे तब उन्हें एक साइकिल की बहुत सख्त आवश्यकता थी, लेकिन उस जमाने में साइकिल खरीदना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव था। एक दिन मुलायम सिंह अपने दोस्त के साथ उजियानी गांव जा रहे थे। वहां चौपाल पर ताश का खेल चल रहा था और वहां मौजूद वहां के इलाके के एक अमीर व्यक्ति ने अचानक से ऐलान कर दिया कि अगली बाजी जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल दी जाएगी। मुलायम सिंह ने ताश की बाजी जीतकर यह साइकिल जीत ली। मुलायम सिंह एक पहलवान भी थे, वो कुश्ती लड़ा करते थे। उनके पहले राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने 1962 में एक दंगल में उन्हें देखा था और फिर मुलायम सिंह को अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया। अगले ही साल 1963 में फर्रुखाबाद सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था और राम मनोहर लोहिया भी चुनाव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे और पैसे कभी उनकी जेब में होते नहीं थे क्योंकि गरीब परिवार से थे। ऐसे माहौल में अचानक से विधूना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह से टकरा गए और राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते पीते हो, यानी खाने पीने का खर्चा कहां से आ रहा है, खाना ठीक से मिल भी रहा है कि नहीं, और रहते कहां हो, रहने का इंतजाम कहां पर है। और मुलायम ने कहा कि हम इस दौरान सिर्फ लैया चना खा लेते हैं और आसपास के लोग भी कई बार खाना खिला देते हैं और जहां रात होती है उसी गांव में हम सो जाते हैं। लोहिया ने जब यह सुना तो मुलायम के कुर्ते की जेब में उन्होंने 100 रुपए का नोट रख दिया। 1967 में नत्थू सिंह के कहने पर मुलायम सिंह को जसवंत नगर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट मिला पहली बार और विरोधी उम्मीदवार ने उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। विरोधी उम्मीदवार ने उन्हें कल का छोकरा कहकर खारिज कर दिया और कहा यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मुलायम सिंह चुनाव जीत गए, विरोधी को चित्त कर दिया और उस समय मुलायम सिंह की उम्र सिर्फ 28 साल थी, यानी 28 वर्ष की उम्र में ही मुलायम सिंह विधायक बन गए थे। और आज इसीलिए हम अपने विशेषण का नाम रख रहे हैं 28 से 82, और वो इसलिए क्योंकि पहली बार जब विधायक बने तब 28 साल के थे और आज जब उन्होंने आखिर में राजनीति से संन्यास लिया, जीवन से संन्यास लिया, तो आज उनकी उम्र है 82 और अगर आप 28 को उल्टा कर लेंगे तो वो 82 बन जाता है। मुलायम सिंह 50 वर्षों से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। अब हम आपको मुलायम सिंह यादव की 5 खासियत बताएंगे
राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को इन खासियतों को तो समझना ही चाहिए, बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए। आजकल के जो नेता हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, और अगर आपको राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है तो आपको भी देखना चाहिए। पहली बात, मुलायम सिंह एक बहुत ही ऑर्गेनिक नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला पर जबरदस्त काम किया। यह फॉर्मूला चुनावों में सुपरहिट रहा और आज भी बड़े बड़े नेता और पार्टी उन्हीं के इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह में जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ थी, जो कि एक नेता को के अंदर जरूर होनी चाहिए, और वो गठबंधन की राजनीति के चैंपियन थे। मुलायम सिंह उन नेताओं में माने जाते हैं जो उम्र भर जमीन से जुड़े रहे और उनका गांव कनेक्ट हमेशा बना रहा। मुलायम सिंह की एक खूबी यह भी थी कि वो अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी उनके साथी और उनके विरोधी कभी भी उनकी अगली चाल को भांप नहीं पाते थे, वो सबको हैरान कर देते थे। अब हम मुलायम सिंह यादव की इस पॉलिटिकल यूएसपी का एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करते हैं। ऑर्गेनिक नेता, यानी आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि मुलायम सिंह बिना ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के लगभग 55 वर्षों तक राजनीति के चैंपियन कैसे रहे। आजकल के जमाने के जो नेता हैं वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह सोशल मीडिया पर नहीं थे। बिना सोशल मीडिया के उनकी नेटवर्किंग जबरदस्त थी। लोगों के लिए काम करते हुए उन्होंने अपना शानदार नेटवर्क तैयार किया। वो अपने गांव कस्बे के हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते थे। किसी के भी परिवार में कोई शादी ब्याह है, कोई मातम है और किसी तरह का उत्सव है, मुलायम सिंह हमेशा अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाते थे, परिवार में जाते थे और उनके हर सुख दुख में शरीक होते थे। तो ये आजकल के नेताओं को समझना होगा। आजकल के नेता गांव से दूर शहरों में रहते हैं और शहरों में बैठे बैठे अपने बड़े बंगले में सोचते हैं कि वो यहीं से एक ट्वीट कर देंगे, यहीं से एक फेसबुक लाइव कर देंगे, अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर अपने फोन पर देखकर खुश हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कभी नहीं किया, तो ये उन्हें अलग बनाता है। MSY ने MY फॉर्मूला दिया, और ये जो MY फॉर्मूला है ये मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की राजनीतिक प्रयोगशाला में इसे बनाया, ये प्रयोग किया, और MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। MY वोट बैंक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। MY वोट बैंक का मतलब है मुस्लिम प्लस यादव। उत्तर प्रदेश के लगभग 9% यादव और करीब 18% मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाकर उन्होंने अपना एक अलग वोट बैंक बना लिया। इस वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस फॉर्मूले का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को आज भी चुनौती दे सकती है, इतनी ताकत रखती है। और वो इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव इतना बड़ा और शानदार फॉर्मूला छोड़कर गए हैं, यानी MSY का MY कनेक्ट। उनकी तीसरी बड़ी खासियत थी उनकी राजनीतिक सूझबूझ और गठबंधन को समझने की काबिलियत। मुलायम सिंह यादव गठबंधन और समझौते की राजनीति के चैंपियन थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो हवा का रुख भांपने में एक्सपर्ट थे और बड़े बड़े मौसम विज्ञानी उनके सामने फेल थे। उनके पास अलग अलग नाम वाली पार्टी से पहले 7 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाए जाने का जबरदस्त रिकॉर्ड है। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। अगले साल 68 में लोहिया के निधन के बाद उन्होंने चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल ज्वाइन कर ली। फिर 1974 में इसी पार्टी से विधायक बने। इसके बाद 1977 में भारतीय लोकदल यानी BLD, 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी और फिर 1993 में अपनी खुद की समाजवादी पार्टी बनाई और उसके बाद 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने। गठबंधन की राजनीति के लिहाज से उनका एक मास्टर स्ट्रोक काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने का भी था और कल्याण सिंह को सत्ता से दूर रखने के लिए मुलायम और काशीराम 1993 में एक साथ आ गए थे और उन्होंने सरकार बनाई थी। उस जमाने की यह तस्वीर हमने निकाली है। हालांकि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद यह सरकार गिर गई थी, लेकिन बड़ी बात यहां पर समझने की वो ये है कि मुलायम सिंह यादव अलग अलग विचारधारा के नेताओं को, अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाकर कैसे उन्हें एक साथ एक माला में पिरो देना है, कैसे उन्हें एक साथ एक सरकार में शामिल कर लेना है, इस बात के वो एक्सपर्ट थे। इसलिए
गठबंधन की जो राजनीति का दौर हमारे देश में चला, उसमें मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से माना जाएगा। और आज मुलायम सिंह के जाने के बाद गठबंधन राजनीति के जो इस देश में सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे, उनमें से एक मुलायम सिंह यादव आज चले गए। मुलायम सिंह की चौथी खास बात यह थी कि वो बहुत हद तक अनप्रिडिक्टेबल थे, यानी आखिरी मिनट पर किसी को भी हैरान कर देते थे। उनके दोस्तों को भी नहीं पता होता था कि वो क्या करने वाले हैं, और दुश्मन तो जान ही नहीं पाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बदलती हवा का रुख भांप कर उन्होंने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उन्होंने अजीत सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भारतीय लोकतंत्र को तोड़ दिया। फिर 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए कंपटीशन शुरू हुआ, तो मुलायम सिंह यादव पहले चंद्रशेखर के साथ खड़े थे और आखिरी समय पर मुलायम सिंह यादव पलट गए और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अमेरिका से नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे समय में विचारधारा जैसी बातों से पल्ला झाड़कर मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह की सरकार को उस समय गिरने से बचाया था। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय मुलायम सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और सोमनाथ चटर्जी के नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किए। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन 2 दिन बाद ही मुलायम सिंह यादव इस बात को भूल गए और उन्होंने ममता बनर्जी को गच्चा दे दिया और यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे दिया। फिर 1999 में 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी सरकार बनाने के लिए आगे आईं और उन्होंने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के सामने 272 सांसदों का समर्थन मिलने का दावा पेश कर दिया। राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए प्रेस से बताया कि उनके पास 272 का नंबर है। उनका बहुत ये जो बयान था बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जब वो बाहर आई थी और उन्होंने कहा था, वी हैव द नंबर एंड वी हैव 272 एमपीज। मुलायम के पास उस समय 25 सांसद थे और मुलायम सिंह ने पहले सोनिया गांधी को समर्थन देने की बात कही, लेकिन आखिरी समय पर पलट गए। और उस जमाने में मुलायम सिंह पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। 1996 में जब देवेगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। मुलायम ने रक्षा मंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले किए और इन फैसलों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बताते हैं आपको। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक पत्र व्यवहारों में हिंदी को प्राथमिकता दी। जब वो रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वायुसेना में सुखोई 30 विमानों का पहला बेड़ा शामिल किया था। इसे आज भी वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है। और मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में वंशवाद के भी बहुत खिलाफ थे। वो समाजवादी थे और लोहिया के साथ मिलकर कांग्रेस पर वंशवाद के लिए हमेशा निशाना साधते थे। लेकिन बदलते वक्त में मुलायम सिंह यादव का अपना कुनबा ही वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बना। आज की तारीख में उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ बड़े नामों की बात करें तो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव सबसे मुख्य नाम है। उनके बड़े भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का। फिर उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव भी राजनीति में नहीं है, लेकिन प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं। अपर्णा फिलहाल बीजेपी में है और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में। तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग बाद में राजनीति में आए और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो असल में स्थापना यही कहकर की थी कि वो समाजवाद लाना चाहते हैं। तो ये जो वंशवाद का मामला है ये उनके खिलाफ भी कई बार गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और संस्थापक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जमीनी राजनीति करते हुए जिस तरह एक बड़ी पार्टी खड़ी की वो लोगों को आज भी प्रेरणा देती है। समाजवादी पार्टी की बागडोर अब उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथों में है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से अपने पिता के इलाज में जुटे हुए थे और जिस अस्पताल में मुलायम सिंह यादव एडमिट थे वहां अखिलेश हर रोज सुबह सुबह पिछले 9 दिनों से लगातार अखिलेश सुबह सुबह वहां पहुंच जाते थे और रात तक, देर रात तक इसी कुर्सी पर बैठे हुए, जहां हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर एक हरे रंग की कुर्सी थी, इसी कुर्सी पर वो लगातार बैठे रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे और अपने पिता की तबीयत पर लगातार, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे।
उनका निधन 82 वर्ष की आयु में हुआ। 28 वर्ष की युवावस्था से 82 वर्ष की आयु तक मुलायम ने अपना जीवन राजनीति को समर्पित किया और वो 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। निधन के वक्त भी वो लोकसभा के सदस्य थे। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मुलायम सिंह ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह सिर्फ 16-17 वर्ष की आयु में मालती देवी के साथ हुआ और कहा जाता है उनकी बारात तब भैंसा गाड़ी पर गई थी। अखिलेश यादव मालती देवी के ही पुत्र हैं और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते कबूल किए और उस समय ज्यादातर लोगों को पहली बार उनकी दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता मुलायम सिंह से उम्र में करीब 20 वर्ष छोटी थी और संयोग देखिए, सिर्फ 3 महीने पहले ही साधना गुप्ता ने भी अपनी आखिरी सांस ली थी। यानी अपनी पत्नी के मृत्यु के 3 महीने के बाद मुलायम सिंह यादव की भी आज मृत्यु हो गई। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे सैफई में होगा। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ओम बिरला और शरद पवार समेत कई बड़े नेता सैफई पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव के निधन को समाजवाद के एक युग की समाप्ति कहा जा रहा है। और अब मुलायम के दौर के बहुत कम ही नेता ऐसे बचे हैं जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें बिहार में 74 वर्ष के लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति लगभग मुलायम सिंह के साथ ही शुरू की थी। 71 साल के नीतीश कुमार हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार प्रमुख हैं, जो उस जमाने की उस स्टाइल की राजनीति में आज भी सक्रिय है। शरद पवार की उम्र इस समय 82 वर्ष है, यानी वो भी उम्र में मुलायम सिंह यादव के बराबर ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे, जहां उन्होंने बहुत भावुक होकर मुलायम सिंह को याद किया। 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें को सामने के लिए। वो बड़े भारी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल। अब आपको ये बताते हैं, जैसा हम आपको कह रहे थे शुरू से, कि उनका जो ग्राउंड कनेक्ट था, अपने गांव से जो उनका कनेक्ट था, वो बड़ा जो है बहुत स्ट्रांग था, बड़ा मजबूत था। आज जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, जो नेता थे, वो कैसे भावुक हो गए, ये देखिए। हर कार्यकर्ता ये बहुत बड़ा सदमा, दुख का समय। मुलायम सिंह नेताजी हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे। नेताजी का आशीर्वाद देने का तरीका पालवानी अंदाज में एकदम चुप करके, ठीक है आशीर्वाद दे तेरे साथ, तमाम सारी बात है उनकी। वे हम लोगों के लिए एक पिता तुल्य थे, गार्जियन थे, हम लोगों का रास्ता बताते थे। आज हमने आपके लिए मुलायम सिंह यादव की कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकाली हैं। वो अब 82 वर्ष के थे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो देखिए उस जमाने की एक बहुत दुर्लभ तस्वीर हमने आपके लिए निकाली है। तब मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसे दिखा करते थे। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको मुलायम सिंह यादव की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी राजनीति जब उन्होंने शुरू की थी
उस जमाने की तस्वीर जब वो एक जननायक के तौर पर उभर रहे थे। यहां आपको राजीव गांधी के साथ वो नजर आ रहे हैं। तो आज के नेता मुलायम सिंह यादव से ये सीख सकते हैं कि चाहे वो रहें कहीं भी, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने गांव से और अपने इलाके से अपने रिश्ते को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए और उस रिश्ते को वायरलेस नहीं बनाना चाहिए। उस रिश्ते को एक मजबूत वृक्ष की तरह उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होनी चाहिए और उन्हें रिश्तों से सींचना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने वही किया, मुलायम सिंह ने भी वही किया। इसलिए आज भी जब उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया गया या अस्पताल में जब लोग आए थे तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बहुत भावुक हो रहे थे, जो दूर दूर से चलकर आए थे। ऐसे लोग जिनके पास शायद अपने बस का किराया भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी किसी तरह से भूखे पेट जैसे भी आए, लेकिन वहां कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे, हजारों लोग सैफई पहुंच गए। और बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह कभी भी अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार को यह कह के रखा था कि साल में कम से कम 2 बार सैफई उन्हें जरूर आना है और कोशिश ये करनी है कि होली दिवाली जैसे जो बड़े त्योहार हैं वो पूरे परिवार को सैफई में आकर ही मनाना है, ताकि सारा परिवार एक साथ अपने गांव में इकट्ठा हो सके। ये उनकी सोच थी। जो उनके साथ राजनीति करते थे वो कई बार बताते थे कि जब वो लोकसभा में, जब संसद में होते थे, अचानक संसद भवन से जल्दी निकल जाया करते थे और जब उनसे पूछते थे कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो कहते थे आज मेरे एक कार्यकर्ता के घर में शादी है और मैं वहां जा रहा हूं। और सैकड़ों किलोमीटर दूर वो दिल्ली से सिर्फ एक शादी अटेंड करने के लिए अपने कार्यकर्ता की चले जाया करते थे। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मातम का माहौल है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, वो हमेशा खुद जाकर हालचाल पूछते थे। इस तरह की जो राजनीति है अब वो समाप्त हो चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अब आजकल के जो नेता हैं वो वायरलेस राजनीति करते हैं और मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति है वो जमीन के अंदर एक जड़ की तरह थी जिसको उन्होंने अपने रिश्तों से सींचा था। और सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनी प्रयोगशाला में बनाए। MY फॉर्मूला जैसे उन्होंने बनाया, गठबंधन की राजनीति उन्होंने की, अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं के साथ कैसे काम करना है ये मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को बताया। और जब काम करने के बाद जो मौका मिलता है सरकार बनाकर आपको, उस समय आप समाज में कितना बदलाव ला सकते हैं, कितने रिफॉर्म्स ला सकते हैं, समाज में जो एक पिछड़ा वर्ग है वो कैसे सामने आ सकता है, उसके अंदर कैसे आप एक ऐसी भावना ला सकते हैं जिसमें उसे ये लगे कि हम भी सरकार में भागीदार हैं, ये मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को सिखाया। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कोई बहुत बड़ा नया मोड़ आने वाला है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं, जिनमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिन इलाकों में यह हवाई हमले हुए हैं वहां से अब भी सही और पुख्ता जानकारी मिल नहीं पा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध के 229 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया को यूक्रेन पर इतना बड़ा मिसाइल हमला करना पड़ा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन की राजधानी कीव से आई है। रशिया की वायुसेना ने आज कीव पर लगातार कई हवाई हमले किए हैं और इस दौरान कीव में स्थित सरकारी इमारतों और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जब वहां पर एक लड़की अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो बना रही थी, उसी दौरान उसके पास एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें ये लड़की घायल हो गई। Я побачила, як летить ракета. І я почула це. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रशिया की सेना यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर अब तक 75 से ज्यादा मिसाइल्स दाग चुकी है, जिनमें 41 मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकी हवाई हमलों में यूक्रेन के 10 लोग मारे गए हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो रशिया की औसतन 7.5 मिसाइल मिलकर यूक्रेन के एक नागरिक को ही मार पाई है, जिससे यह पता चलता है कि असल में इस मिसाइल अटैक से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को नहीं
बल्कि रशिया को ही हो रहा है। अगर ये मरने वालों का जो आंकड़ा है अगर ये सही है तो, क्योंकि जेलेंस्की का कहना है कि अभी तक 10 लोग मारे गए हैं और अगर आप वैसे देखें तो 75 मिसाइल्स जो है दागी गई हैं और 75 मिसाइल से अगर 10 लोग मारे गए हैं तो एक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 7.5 मिसाइल्स के से एक नागरिक मारा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं। यहां हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ज्यादा नागरिक मरने चाहिए, अच्छी बात है कि नुकसान कम हो रहा है, नुकसान और कम हो। जिस मिसाइल से रशिया की सेना ने हमला किया उसे कैलिबर कहते हैं और इस एक मिसाइल की कीमत $6.5 मिलियन यानी लगभग 55 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है और इस हिसाब से 7.5 मिसाइलें हुई 412 करोड़ रुपए की। और सोचिए कि रशिया ने एक के बाद एक इतनी सारी मिसाइल्स दागी हैं, 75 मिसाइल्स दागी हैं, 412 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए इन मिसाइल्स में ही एक दिन में। हालांकि इस हमले से यूक्रेन में डर का माहौल जरूर है, चारों तरफ अब लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वहां सभी लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहने के लिए कहा गया है और कई इलाकों में अब भी बम धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन में भारत की एम्बेसी, भारत का जो एम्बेसी है वहां पर उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें वहां रह रहे भारतीयों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह वहां पर दी गई है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने इन हवाई हमलों में उसके सैन्य, ऊर्जा और संचार के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया ताकि यूक्रेन इस युद्ध में पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। इस साल 23 फरवरी को जब रशिया ने यह युद्ध शुरू किया था तब उसने शुरुआती एक हफ्ते में यूक्रेन पर कई बड़े हवाई हमले किए थे, लेकिन इसके बाद पिछले लगभग 220 दिनों तक रशिया ने कभी भी इस युद्ध के दौरान इतने बड़े स्तर पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति अब बदल दी है और वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी सेना कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, यानी अब वो अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रशिया के पास है और रशिया के पास 9 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। रशिया के पास आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियार हैं और रशिया अमेरिका के बाद दुनिया को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी है और उसके पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है कि जब रशिया की सेना इतनी शक्तिशाली है तो फिर 229 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचा और अब अचानक से रशिया ने यूक्रेन पर हवाई हमले इतने तेज क्यों कर दिए? तो इन हवाई हमलों के पीछे 8 अक्टूबर की एक घटना है जो बहुत अहम है, जब क्रीमिया को रशिया से जोड़ने वाले एक पुल पर बम धमाका हुआ और इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त होकर नीचे गिर गया। यह वो पुल है जो बहुत अहम पुल माना जाता है। क्राइमिया वही इलाका है जो पहले यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन 2014 में पुतिन ने यहां अपनी सेना भेजकर इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में ब्लैक सी से लगे इस इलाके का रशिया में विलय हो गया। यानी ये इलाका पहले यूक्रेन के पास ही था, लेकिन अब ये रशिया के नियंत्रण में है और आरोप है कि यूक्रेन ने यहां रशिया की सेना को कमजोर करने के लिए ही 8 अक्टूबर को इस पुल को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि इस पुल में ऐसा क्या है कि पुतिन ने 24 घंटे में ही यूक्रेन पर 75 मिसाइल्स दाग दी। असल में यह पुल क्राइमिया को रशिया से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। फिलहाल रशिया यूक्रेन में अपने ज्यादातर सैनिक इसी पुल के रास्ते भेज रहा था और बड़ी बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद भी ऐसी कई कोशिशें हुई जिनका मकसद था क्राइमिया से रशिया तक ब्लैक सी पर एक पुल का निर्माण करना, लेकिन किसी भी नेता को इसमें कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। पुतिन पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने न सिर्फ इस इलाके का रशिया में विलय करवाया, बल्कि उन्होंने 2015 से 2018 के बीच सिर्फ 3 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का भी निर्माण करा लिया। और वर्ष 2018 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब पुतिन खुद वहां पर गए और इस दौरान उन्होंने इस पुल पर खुद एक ट्रक भी चलाया था और उस समय की तस्वीर आज आपके लिए हमने निकाली है,
जब इस पुल का निर्माण हुआ था और पुतिन इस पुल के ऊपर खुद एक ट्रक चलाकर गए थे। ये मई 2018 की तस्वीरें हैं। उसी पुल की तस्वीरें हैं जिसे अब यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है, जिसे लेकर अब पुतिन बहुत नाराज हैं, इतने क्रोध में हैं कि उन्होंने मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है कि इस पुल को पुतिन अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखते हैं और इस पर हुआ हमला उनके स्वाभिमान पर एक चोट की तरह था और यही वजह है कि उन्होंने ठंडे पड़ चुके इस युद्ध में अचानक से एक नई आग लगा दी। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को अब एक आतंकवादी बताया है और कहा है कि वो सिर्फ हिंसा की भाषा बोलना जानते हैं। इससे पहले पुतिन ये कह रहे थे जब इस पुल पर हमला किया था यूक्रेन ने कि ये जो यूक्रेन ने काम किया है ये आतंकवाद से कम नहीं है। यानी दोनों ही एक दूसरे को आतंकवादी बता रहे हैं। अब रशिया क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसका कुल क्षेत्रफल 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यूक्रेन का क्षेत्रफल सिर्फ 6 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें से भी 60,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन रशिया ने अपने नियंत्रण में ले ली है, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई है और G7 देशों की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। आज यहां दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध तेज करके पुतिन पश्चिमी देशों को यह चुनौती दे रहे हैं कि वो इन देशों के दबाव में आने वाले नहीं हैं और वो उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो वो यूक्रेन को बचा कर दिखाएं। तो ये चुनौती वो दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ उनका यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इस युद्ध के बीच पश्चिमी देशों की भारत को लेकर रणनीति काफी बदल गई है और अमेरिका जैसे देशों का रुख भारत के प्रति पहले तो नरम हुआ, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के कहने के बावजूद रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम के लिए 3600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। फिर पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर चले गए, POK पर, और उन्होंने वहां जाकर इसे आजाद कश्मीर बताया। और हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने जर्मनी के दौरे पर वहां की विदेश मंत्री से मिले और इस दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मांग को सही माना और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें दखल देनी चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि आज जर्मनी सिर्फ कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसने अमेरिका की तरह पाकिस्तान को 480 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है, जिससे ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश भारत को अब यह संदेश देना चाहते हैं कि वो इस बात पर भारत से नाराज हैं कि भारत ने अभी तक रशिया का साथ दिया है। और एक और आखिरी बात यह है कि पुतिन ने देख लिया कि जमीन पर जब उसकी सेना, पुतिन की सेना जब लड़ाई कर रही है तो उन्हें बहुत खास कामयाबी नहीं मिल रही। 229 दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब पुतिन ने अपनी रणनीति बदली है। अब वो जमीनी लड़ाई की बजाय मिसाइल्स के जरिए शायद लड़ना चाहते हैं और इस युद्ध को अब एक नए स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं। राजनीति की खबर आपको बताई, युद्ध की खबर आपको बताई, लेकिन आज आपके लिए एक बड़ी स्पेशल खबर है और वो आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अब हम आपकी मुलाकात भारत के सबसे युवा मलखंब खिलाड़ी से करवाएंगे, जिसकी कहानी आज आपको सफलता का नया फॉर्मूला बताएगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो आज आपको उन सारे बच्चों और युवाओं के साथ ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर असल में आपके लिए है, देश के हर परिवार के लिए है और युवाओं के लिए है। इस खिलाड़ी का नाम है शौर्यजीत और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सिर्फ 10 साल का है। शौर्यजीत ने गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स की मलखंब प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे की प्रशंसा करते हुए इसे एक बहुत बड़ा स्टार बताया है। मलखंब भारत का एक प्राचीन खेल है जिसमें इस तरह रस्सी से बंधे लकड़ी के एक खंबे पर खिलाड़ी द्वारा करतब दिखाए जाते हैं और यह खेल संतुलन का है, शारीरिक लचीलेपन का है और यह खेल अनुशासन का भी है। और जब आप 10 साल के शौर्यजीत को मलखंब करते हुए देखेंगे तो आपको भी अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से प्रारंभ किया है, क्या जबरदस्त एक्रोबैटिक स्टफ। बैक बैलेंस,
टॉप पर जाते हुए। सहज और सरल भाव, दर्शकों का पूरा उत्साह शौर्यजीत के नाम है। शौर्यजीत डिफिकल्टी के स्तर को भी देखिएगा और एग्जीक्यूशन तो बहुत ही शानदार है। चेहरे के भाव प्रसन्नता वाले। क्या डिसमाउंट करने के लिए ऊपर जाएंगे? और ये बढ़िया लैंडिंग डिसमाउंट के बाद। शौर्यजीत की इस कहानी से आज आप बहुत सीख सकते हैं। पहली सीख है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। 30 सितंबर को जब शौर्यजीत का पूरा परिवार उसे नेशनल गेम्स में भेजने की तैयारी कर रहा था, उसी समय उसके पिता की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद हर किसी को यही लगा कि अब यह बच्चा नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा और अगर लेगा भी तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद इस बच्चे ने क्या किया? वो अपनी मां के पास गया और उसने अपनी मां से कहा कि वो अपने पिता को खो चुका है, लेकिन अब अपने पिता के सपने को नहीं खोना चाहता। सोचिए 10 साल की उम्र में ऐसा दृढ़ संकल्प आपने इतनी कम उम्र के बच्चों में देखा नहीं होगा। एक और बात, 7 अक्टूबर को अपना पहला राउंड जीतने के बाद शौर्यजीत अगले ही दिन 8 अक्टूबर को अपने पिता की शोक सभा में शामिल होने के लिए वडोदरा गया और फिर 9 अक्टूबर को उसने नेशनल गेम्स में अपना मैच खेला और ब्रोंज मेडल जीता। यानी अगर आप देखेंगे तो इतनी कम उम्र में यह बच्चा अपने जीवन की 2 बड़ी घटनाओं से गुजर रहा था। एक दुख की घटना थी और दूसरा सुख की घटना थी। एक तरफ उसके सामने पिता को खोने की पीड़ा थी, दूसरी तरफ पिता के सपने को पूरा करने की जिद थी और इन सब के बीच इस खिलाड़ी के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास और खुशी दिख रही थी। दूसरी बात आप ये सीख सकते हैं कि उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। शौर्यजीत ने जब मलखंभ सीखना शुरू किया उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इस उम्र में उसे मलखंभ सिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा और वो जब किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाएगा भी तो वहां बड़े बच्चों की तुलना में उसकी हार निश्चित है। लेकिन इस बच्चे ने सबको गलत साबित कर दिया और नेशनल गेम्स में वो अपने से बड़े खिलाड़ियों पर 20 नहीं 21 साबित हुआ। तीसरी सीख है मजबूत इच्छा शक्ति। यह खिलाड़ी गुजरात के एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है जहां उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। जिस दिन उसके पिता और उसके कोच ने उसे मलखंभ सीखने का लक्ष्य दिया, उसी दिन से उसने सफल होने की ठान ली और कभी अपने परिवार की आर्थिक मजबूरियों को रुकावट नहीं बनने दिया, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए आज आप इस खिलाड़ी की कहानी को देखिए, क्योंकि इस कहानी में सफलता के बहुत सारे फॉर्मूले आपके लिए छिपे हुए हैं। मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े बच्चों को कम चैलेंज दे रहा हूँ। मेरी मम्मी कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। हर रोज 5 घंटे होती है प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हम 5 से 5:30 तक क्या एक्सरसाइज राउंड वेन मारते हैं। 5:30 से क्या 7 बजे तक हम फुल योगा स्ट्रेचिंग बैटिंग करते हैं। फिर 7 से 7:30 हम थोड़ा रन वेन मारते हैं, डिप्स मारते हैं। फिर 7:30 से 8:30 तक हम मलखंभ करते हैं। 36 नेशनल हो रही है, इसमें सबसे कम उम्र का ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी कर रहा है और सभी बच्चों को अच्छे से फाइट दे रहा है। जैसे कंपटीशन नंबर 1 हुआ, जैसे हम लोग ने उसका परफॉर्मेंस देखा तो मोस्ट ऑफ दिस सब प्लेयर उसके फैन हो गए कि इतना एज इज जस्ट अ नंबर, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पूरे कंपटीशन में सबको बता रहे कि आई एम ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर। वो 4 साल से करा है, अभी वो 10 साल का है। अभी वो इतना डेवलप हो गया है कि अभी वो ओपन में खेल रहा है और बहुत अच्छी फाइट दे रहा है। अभी 30 तारीख को उसके फादर का डेथ हो गया था। और अब आखिर में हम उस मुहिम की बात करेंगे जो इस देश के उन 80 करोड़ श्रमिकों के लिए हमने शुरू की है, जिनके स्वाभिमान को अक्सर चोट पहुंचाई जाती है। और इस अभियान का नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हम आपको अपने इस अभियान के दौरान एक नई कहानी बताते हैं। एक और अपमान की कहानी आई है। पिछले शुक्रवार को नोएडा में फिर से ऐसा मामला आया जहां एक सिक्योरिटी गार्ड के स्वाभिमान को कुचला गया।
नशे में 3 लड़कियों ने इस सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है पंकज, उसके साथ बदसलूकी की। पंकज एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। गाड़ी में स्टिकर ना लगा होने पर उन्होंने इन लड़कियों को अंदर जाने से रोका और लड़कियां भड़क गईं और उसके बाद एक लड़की ने पंकज का अपमान किया। क्या हुआ आगे आप भी देखिए। हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, रहने दे, पता अरे तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, रहने दे, पता मैं बोल रही विशु कौन है? विशु कौन है बता? नहीं पता कौन है, नहीं पता। तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, रहने दे, नहीं पता। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। मैंने तो यही चाहा था, कंप्लेन भी दी थी इनके खिलाफ, लेकिन क्या करें 2 घंटे बाद फिर छूट के आ गए। हम तो सर 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं यहाँ। सिक्योरिटी जो हमें रूल देगी हमें उन्हें फॉलो करना है, हमें जो बताएंगे हमें वही करना है। अब सर बाकी ये लोग जो हैं आए दिन नई नई गाड़ियों से आते हैं, बदतमीजी करते हैं। इनके जो दोस्त आते हैं, इनके साथ में जो लड़कियां आती हैं वो ड्रिंक करके आती हैं। तीसरे दिन का इनका मैटर है सर, ये डेली गालियाँ देती हैं। ये जब भी आएंगी इनकी गाड़ी अगर अंदर नहीं घुसने देंगे तो गालियाँ देंगे। आपके जैसे आपके साथ घटना हुई है, टीवी पे भी कल चली है, तो घर वालों को कितना परेशान हुए हैं, कितनी ठेस पहुंची है? घर वाले तो सर यहाँ से लगा के गांव तक सब परेशान हुए हैं। उनका क्या कहना है, मतलब कितने परेशान है? क्योंकि जो घटना आपके साथ हुई है ये लगातार होती है या पहली बार हुई है? सर ये घटना तो पहली बार हुई है, जो ये इतना चल रहा है यूट्यूब वगैरह और टीवी वगैरह पे चल रहा है। इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हुआ है। जो सज़ा उन पर बनती है उन्हें वही सज़ा मिलनी चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए। जेल जो जितनी उन्हें जायज़ हो, लेडीज जितनी जायज़ होती है उन्हें वो सज़ा मिलनी चाहिए। तारीख के लिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल को फिर वो मेरे साथ ऐसा करें और 2 घंटे में छूट कर आ जाएं। समाज में जो मेहनतकश लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनका लगातार हम देखते हैं कि अपमान हो रहा है। क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा वर्ग है जो इन लोगों को गरीब समझता है और वो सोचता है कि गरीब की कोई इज्जत नहीं है। और गरीब को उसकी इज्जत दिलाने के लिए, गरीब को उसका सम्मान दिलाने के लिए ही हमने ये नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। इसलिए आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए। ये देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657900895। आप अपना वीडियो बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसे पूरे देश के लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपकी कहानी उन तक पहुंचाएंगे और एक सामाजिक बदलाव हमारे देश में लाने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से अब आपको आज का इतिहास बताते हैं। वर्ष 1906 में मशहूर लेखक R.K. नारायण का जन्म चेन्नई में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी साहित्य के बड़े लेखकों में गिना जाता है। R.K. नारायण ने एक काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना अपनी दादी के कहने पर की थी। उन्होंने दक्षिण भारत के इसी काल्पनिक शहर को आधार बनाकर कई यादगार किताबें लिखी, जिनमें मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स शामिल हैं। उनकी कहानियों पर मालगुडी डेज नामक एक टीवी सीरियल भी बना जो बहुत लोकप्रिय हुआ था और उनके लिखे उपन्यास द गाइड पर यादगार हिंदी फिल्म भी बनी थी जिसमें देवानंद इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे थे और इस फिल्म का नाम भी था गाइड। R.K. नारायण को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस दिन को मनाने का मकसद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को समाज में बराबरी दिलाना है। कोविड महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी असर डाला है जो अभी भी जारी है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। और आखिर में आपके लिए एक ऐसा कथन जिस पर आपने अमल किया तो जीवन बदल सकता है। चूहों की दौड़ में दौड़ने का घाटा यही है कि अगर आप जीत भी गए तो चूहा ही कहलाएंगे। यानी जीवन में यह बहुत मायने रखता है कि आपकी प्रतिस्पर्धा किसके साथ है, आप किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं।